Good morning, students. Our today's topic is treatment of different items in national income. ठीक है कि नेशनल इनकम में अलग अलग आइटम्स का हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं. सो नेशनल इनकम इंक्लूड्स, पहले नेशनल इनकम की डेफिनेशन तो देख लें, तभी तो पता चलेगा कि उसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं और क्या क्या इंक्लूड नहीं कर सकते हैं. सो नेशनल इनकम इंक्लूड्स इनकम अर्नड ओनली फैक्टर इनकम. ठीक है, सबसे पहले तो इनकम अर्नड होनी चाहिए. कौन सी? फैक्टर इनकम बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स. ठीक है, किसने? नॉर्मल रेजिडेंट्स ने करी हो, फॉरेनर्स की बात नहीं हो रही है. ओके, ऑफ द कंट्री एज अ रिवॉर्ड फॉर देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज इन द करंट ईयर. ठीक है, करंट ईयर की आएगी. अब देखो डेफिनेशन से ही हमें पता चल गया कौन कौन कितनी कितनी चीज़ें देखनी पड़ेगी. देखो सबसे पहले तो इनकम जो है अर्न करी होनी चाहिए फैक्टर इनकम, यानी कि फैक्टर सर्विसेज की होनी चाहिए, वो ट्रांसफ़र सर्विसेज नहीं. ठीक है, सो पहला तो हो गया फैक्टर इनकम, दूसरा हो गया नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा, और तीसरा क्या हो गया? करंट ईयर में होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर की नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो तीन चीज़ें हमें देखनी है, नॉर्मल रेजिडेंट, फैक्टर इनकम और करंट ईयर में. ठीक है, चलो अब देखते हैं आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम कि क्या क्या हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे. सो फर्स्ट आ गया, देखो ट्रांसफ़र इनकम एंड पेमेंट्स. ये कब देते हैं हम? जब कोई भी प्रोडक्टिव सर्विसेज रिटर्न में नहीं दी हो, तब भी हम ट्रांसफ़र पेमेंट करते हैं. ठीक है, तो ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज नो प्रोडक्टिव एक्टिविटी और वैल्यू एडिशन टू द गवर्नमेंट या फिर जीडीपी या फिर इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि भाई रीज़न बताओ कि क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैं साथ के साथ रीज़न भी लेके चल रही हूँ. ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये नेशनल इनकम वाले किसको इंक्लूड करेंगे किसको नहीं करेंगे, ये ना डायरेक्टली मतलब 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी बहुत आते हैं, तो ध्यान से पढ़ना है इस टॉपिक को. ओके, नाउ सेकंड आ जाता है कंपलसरी ट्रांसफ़र पेमेंट्स. हाँ, कंपलसरी ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी होते हैं कि ज़बरदस्ती करने पड़ेंगे या करती है. सो फर्स्ट इज़ इंटरेस्ट टैक्स, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे. कैपिटल गेन टैक्स, ये भी इंक्लूड नहीं करते अपन, है ना. कैपिटल गेन यानी कि क्या होता है कि शेयर मार्केट या फिर स्टॉक्स बॉन्ड्स इन सब में जो भी आपका गेन हुआ है वो हम इंक्लूड नहीं करते हैं. इनडायरेक्ट टैक्स, सेल्स टैक्स, जीएसटी, डेथ टैक्स, ड्यूटी. ठीक है, अब ये जो डेथ टैक्स है ना, ये जो है इंडिया में बैन हो चुका है. ठीक है, इंडिया में नहीं है ये, राइट. इसमें क्या होता है कि अगर जैसे किसी मान लो पर्सन की डेथ हो गई, ठीक है, तो उसका जो भी नॉमिनी होगा उसको हम जो है उसकी सारी प्रॉपर्टी का जो है हिस्सा वगैरह देंगे, तो उसको डेथ टैक्स बोलते हैं कि उसकी जो प्रॉपर्टी पे जो भी टैक्स लग के जो भी तुम्हें मिलेगा वो डेथ टैक्स है. ठीक है, या फिर डेथ ड्यूटी भी इसको बोलते हैं. चलो बाकी सब तो पता ही है, इंटरेस्ट, इनडायरेक्ट टैक्स, सेल्स टैक्स, जीएसटी, ये सब. चलो, रीज़न गवर्नमेंट डज नॉट मेक एनी प्रॉमिस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन रिटर्न. ठीक है, ये सारे पेमेंट्स हम लोग गवर्नमेंट को करते हैं, लेकिन उसके बदले में गवर्नमेंट ने हमें कोई भी प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं दी है, तो इसीलिए हम इनको काउंट नहीं करेंगे नेशनल इनकम में. ठीक है, यानी कि आप सरकार को जितना भी जीएसटी दे दो, सेल्स टैक्स दे दो, इनडायरेक्ट टैक्स दे दो, कैपिटल गेन टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स दे दो, वो आपके इन टैक्सेस को अपनी जीडीपी में इंक्लूड करेंगे ही नहीं. ओके, थर्ड आता है सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. बिल्कुल, आपने चाहे सेल करी हो या परचेज करी हो, फाइनेंशियल एसेट्स का हम इंक्लूड नहीं करेंगे. जैसे कि कौन कौन से? शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स. ठीक है, हाँ, लेकिन अगर इन पे डिविडेंड मिल रहा होगा तो फिर हम जो है इंक्लूड करेंगे. लेकिन अगर वो डिविडेंड जो है किसने रिसीव किया हो, रिसीव्ड बाय फॉरेनर्स, तो हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे. अगर हमारे इंडिया के किसी पर्सन ने इंक्लूड, अगर किसी हमारे इंडिया के पर्सन को डिविडेंड मिल रहा होगा तो हम इंक्लूड करेंगे. लेकिन अगर वो डिविडेंड जो है वो फॉरेनर रिसीव कर रहा है तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि हम बाहर जब पेमेंट करेंगे ना, कंट्री से बाहर अगर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो जाएगी ना वो, तो इसीलिए हम उसे डिडक्ट करते हैं, राइट. हम उसे ऐड नहीं करते हैं. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी बाहर से अगर कोई हमें पेमेंट दे रहा हो तो हम उसको ऐड करेंगे, लेकिन अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो हम उसे डिडक्ट करते हैं, राइट. तो हम उसे पेमेंट कर रहे हैं ना, डिविडेंड क्या हुआ, उसने हमारी, यानी फॉरेनर ने हमारी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, अब उसके बदले में उसको डिविडेंड मिल रहा है तो हम माइनस करेंगे. ठीक है, और बोनस शेयर्स भी अगर मिल रहे हैं तो वो भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट, नेशनल इनकम में. चलो, रीज़न क्या है? नॉट कंट्रीब्यूट टू करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये क्या है? करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्लूड नहीं होता. ये बस एक क्या है, पेपर क्लेम्स है. शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, ये बस पेपर क्लेम्स हैं. ठीक है, ये बहुत बार आता है. बस क्या हो रहा है, चेंज ऑफ टाइटल हो रहा है, यानी कि पेपर्स इधर से
सामने वाले को दे दिए बस, और कुछ भी तो नहीं हुआ, कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं करी है, ठीक है। ना फोर्थ जो हम इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम में, वो आता है विंडफॉल गेंस। विंडफॉल गेंस यानी कि विनिंग और लॉटरी, हॉर्स रेस या फिर कॉन्टेस्ट में आपने जो भी प्राइज़ मनी जीती है वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वही रीज़न है, नो प्रोडक्टिव एक्टिविटी, ठीक है। फिफ्थ आता है नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस, या फिर इनको नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस भी बोलते हैं, राइट, लाइक डोमेस्टिक सर्विसेज, लाइक सर्विसेज ऑफ अ हाउस वाइफ, पेंटिंग द हाउस इन लेजर टाइम एक्सेट्रा। रीज़न क्या है? डिफ़िकल्ट टू एसरटेन द मार्केट वैल्यू नॉट रेंडर्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग, ठीक है। पहला रीज़न तो क्या है कि इनकी मार्केट वैल्यू पता लगाने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। दूसरा रीज़न क्या है कि नॉट रेंडर्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग, ठीक है, कि मम्मी अगर घर में काम कर रही है तो क्या वो अर्निंग करने के लिए कर रही है? नहीं ना। तुम घर में पेंटिंग कर रहे हो, कार वॉश कर रहे हो अपने फालतू टाइम में, तो क्या पैसे कमाने के लिए कर रहे हो? नहीं ना। तो इसीलिए वो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हम इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम में। सिक्स्थ आ जाता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन वही हम क्या इंक्लूड करते हैं? बस फाइनल इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट इंक्लूड नहीं करते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, रिपेयर्स ऑफ एसेट्स एक्सेट्रा, ठीक है। रीज़न वही है, ऑलरेडी इंक्लूडेड इन फाइनल एक्सपेंसेस, ठीक है, फाइनल एक्सपेंसेस में ऑलरेडी इंक्लूड कर लिए हैं। अब देखो यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात हो रही है ना, यानी कि अगर फर्म ने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करी है या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होंगे कि इतना इतना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है, बताओ ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा? तो हमें क्या लिखना है? इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। या फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आ रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कर रहे हो, तो वो इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो फाइनल गुड्स में आपने ऑलरेडी उनकी प्राइसेस इंक्लूड कर दी है और आप जो प्रोडक्ट का रियल प्राइस है उससे बढ़ाकर ही बेच रहे हो, राइट। रिपेयर्स ऑफ एसेट्स, ठीक है, आपकी जितनी भी एसेट्स थी, मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग वगैरह, उन सब के रिपेयर्स में अगर खर्चा जा रहा है तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। याद रखना, रिपेयर्स में जा रहा है तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप कोई नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, नई बिल्डिंग परचेज कर रहे हो, नई मशीनरी, तो फिर हम उसे इंक्लूड करते हैं, राइट। सेवेंथ आ जाता है सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। बिल्कुल, सेकेंड हैंड गुड्स तुमने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में परचेज कर लिए या फिर सेल कर दिए, तो इस ईयर में क्यों उनको दोबारा से परचेज या रीसेल कर रहे हो, ठीक है। चलो, तो ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द ईयर ऑफ देयर ओरिजिनल सेल और परचेज, तो इसीलिए इस ईयर में हम उन्हें इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, अगर उन पर कोई कमीशन या फिर क्या मिल रहा हो, ब्रोकरेज, तो फिर हम उन्हें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। कमीशन मिल रहा हो, ब्रोकरेज तो किस पे मिलेगा? हमारे कैपिटल गेन्स पे मिलेगा, शेयर्स, बॉन्ड्स पे। और कमीशन किस पे मिलेगा? सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, तो वो हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन उनकी जो प्राइस या फिर उनकी जो प्राइस है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ओके। और एट्थ आता है कैपिटल लॉस, ठीक है। कैपिटल गेन को भी इंक्लूड नहीं करेंगे और कैपिटल लॉस को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। नाउ कैपिटल लॉस में क्या क्या आता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग मशीनरी बाय अर्थक्वेक, ठीक है, या फिर कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर्स। कैपिटल लॉस में क्या क्या आता है? ठीक है, जैसे डेप्रीसिएशन में क्या होता है कि हम जो है मशीन को आज ख़रीद के लाते हैं और फिर डे बाय डे उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है फिक्स्ड एसेट्स की, ठीक है, बाय द, ठीक है, टाइम की वजह से या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से। और लेकिन कैपिटल लॉस में क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग या फिर मशीनरी हो गई है, ठीक है, लेकिन किसकी वजह से? अर्थक्वेक की वजह से, ठीक है, या फिर कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से, ठीक है, अर्थक्वेक, बाढ़, भूकंप, इन सब की वजह से, सुनामी वगैरह, ठीक है। इसका क्या रीज़न है कि नॉट अफेक्ट द नेशनल प्रोडक्ट डायरेक्टली, ठीक है, कि अगर जैसे मान लो बिल्डिंग या मशीनरी का डिस्ट्रक्शन हो भी गया है तो हम उसे दोबारा से परचेज़ कर लेंगे ना, उससे हमारे प्रोडक्शन पे तो कुछ इफेक्ट आएगा ही नहीं, राइट। लेकिन जैसे डेप्रिसिएशन होता है तो उसको हम इंक्लूड क्यों करते हैं? क्योंकि उससे डायरेक्ट अफेक्ट आता है हमारे प्रोडक्शन पे, कि अगर जैसे मशीन जो है वो पुरानी हो गई है डेप्रिसिएशन में, तो हमें उसे नया लाना ही पड़ेगा, ठीक है, नई मशीनरी लानी ही पड़ेगी, क्योंकि अब जो है नई टेक्नोलॉजी आ गई है, हमारा क्या पता कम कॉस्ट लगे, ठीक है, हमारा टाइम भी बचेगा, ठीक है, तो हमें मशीन नई लानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर डिस्ट्रक्शन हो गया है तो हमें, भले ही हमने नई मशीन ही क्यों ना खरीदो, लेकिन हमें फिर से नई मशीन लानी पड़ेगी, राइट। तो हमारे नेशनल प्रोडक्ट पे उससे डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कैपिटल लॉस से, इसलिए हम उसे ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। या फिर नो न्यू इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी नई इकोनॉमिक एक्टिविटी तो नहीं हुई है ना, राइट। लेकिन अगर हम जैसे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या फिर नई मशीनरी परचेज़ कर रहे हैं हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, तो फिर हम एक नई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इसलिए हम डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करते हैं, ओके। चलो, नाइन्थ आता है कैपिटल गेंस, पढ़ाई था। इंश्योरेंस मनी, ठीक है, इंश्योरेंस मनी
ये भी कैपिटल गेन्स में ही आता है, ठीक है, तो इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, याद रखना। सेल ऑफ शेयर्स, लैंड, बिल्डिंग, सेकेंड हैंड गुड्स, ठीक है, ये सब किस में आते हैं, कैपिटल गेन्स में, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, या फिर इंक्रीज़ इन सेल्स हो गई, ठीक है, इंक्रीज़ इन सेल्स ऑफ शेयर्स, ठीक है, तो अगर आपने उन्हें सेल किया है या परचेज़ किया है तो वो भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, रीज़न क्या है, डू नॉट ऐड टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। नाउ 10th आता है नेशनल डेट इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड्स टू द कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है, यानी कि हम अगर नेशनल को कोई भी डेट दे रहे हैं, नेशनल को यानी कि कोई भी बैंक वगैरह को हम जो है इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो भी जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड्स, तो यानी कि हम हाउस होल्ड्स, कंज्यूमर्स अगर कॉमर्शियल बैंक्स को कोई भी इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वह ऐड नहीं होगा। ओके, दूसरा क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट, ठीक है, पब्लिक से अगर आपने कोई भी डेट लिया है, लोन वगैरह लिया है तो उसका इंटरेस्ट भी हम जीडीपी में ऐड नहीं करेंगे। फिर आता है इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू अनदर, ठीक है, अगर जैसे एक फर्म ने दूसरी फर्म को जो है इंटरेस्ट पे किया है, जैसे एक फर्म है, ठीक है, एक फर्म ने दूसरी फर्म से लोन लिया, ठीक है, तो उसके बदले में उसको इंटरेस्ट पे करेगा, तो वो जो इंटरेस्ट है वो ऐड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये उनके मतलब इंटरमीडिएटरी ट्रांजैक्शंस है ना, इंटरमीडिएटरी लोन लिया है आपस में, ठीक है, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं किया, तो हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, फिर आता है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स टेकन बाय गवर्नमेंट, ठीक है, अगर गवर्नमेंट से भी अगर आपने कोई भी लोन लिया है और आपस में भी कोई लोन लिया है, उसमें अगर आप कोई भी इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, कितनी अच्छी बात है, जीडीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे। रीज़न क्या दिया है इसका कि इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स टेकन फॉर कंजम्पशन पर्पज़, ठीक है, कि ये जितने भी लोन आपने लिए हैं वो किसके लिए लिए हैं, कंजम्पशन पर्पज़ के लिए लिए हैं, इसलिए हम उन्हें इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर आप उनको प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए लेते या फिर कुछ प्रोडक्टिव काम करने के लिए अपने बिजनेस में यूज़ करने के लिए लेते तो फिर हम उस इंटरेस्ट को जो है जीडीपी में इंक्लूड करते हैं, ठीक है, लेकिन अभी आपने कंजम्पशन के लिए लिए इसलिए हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, 11th आता है इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसमें तो क्या था, इंटरेस्ट पेड, और यहाँ आएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन गिवन टू अ फ्रेंड फॉर परचेजिंग अ कार, ठीक है। अब देखो फिर से कंजम्पशन पर्पज़ के लिए ही तो आपने अपने फ्रेंड को लोन दिया था कि भाई तू कार परचेज़ कर ले। अब कार में वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी तो कर नहीं रहा है, उसका प्रोडक्शन तो बढ़ नहीं रहा है। हाँ, अगर वो कार जो है अपने बिजनेस के लिए यूज़ करे या फिर प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए यूज़ करें तब तो फिर भी बात है, लेकिन यहाँ पे तो वो अपने खुद के कंजम्पशन के लिए, आने जाने के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसीलिए हम इस लोन को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, तो अब इसमें क्या है ना, लास्ट में एक दो मतलब एक्सेप्शन केस आते हैं, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। क्या आते हैं कि पहला तो है इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बट नॉट इन डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, कि ऐसे आइटम जो कि इंक्लूड तो करते हैं नेशनल इनकम में लेकिन इंक्लूड नहीं करते हैं डोमेस्टिक इनकम में। कैसे, देखो, सैलरी रिसीव्ड बाय एन इंडियन एम्प्लॉई वर्किंग इन जापानीज़ एम्बेसी इन इंडिया, अब इसको हम नेशनल इनकम में तो इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो वो रेजिडेंट है, इंडिया का एम्प्लॉई है, इसीलिए हम इंक्लूड करेंगे। लेकिन डोमेस्टिक इनकम हम कब इंक्लूड करेंगे, जब वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर रह के करे, लेकिन वो तो जापानीज़ एम्बेसी है ना, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी में थोड़ी ना आती है, तो इसीलिए हम उसकी सैलरी को इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरा क्या आता है, प्रॉफिट्स ऑफ अ ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI इन इंग्लैंड, प्रॉफिट तो हुआ है, किसका हुआ है, ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का। अब SBI क्या है, हमारी रेजिडेंट है, ठीक है, तो नेशनल इनकम में तो इंक्लूड करेंगे, लेकिन इंग्लैंड में हो रहा है, यानी इंग्लैंड कहाँ गया, डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर हो गया, तो इसीलिए इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, अब दूसरा क्या आता है कि इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम बट नॉट इन नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे लेकिन डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे। डोमेस्टिक इनकम में हम क्या देखते हैं, सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी देखते हैं, और नेशनल इनकम में हम क्या देखते हैं, रेजिडेंट होना चाहिए, वो देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है रेंट रिसीव्ड बाय अ कंपनी इन इंडिया विच इज़ ओन्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट, अब इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि नॉन रेजिडेंट है, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर रह के हुआ है, इंडिया में हुआ है, इसलिए इंक्लूड करेंगे। दूसरा आता है प्रॉफिट्स अर्नड बाय अ ब्रांच ऑफ अ फॉरेन बैंक इन इंडिया, ठीक है,
फॉरेन बैंक है यानी कि नॉन रेजिडेंट है, तो इसीलिए नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन इंडिया में हो रहा है प्रॉफिट, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो रहा है, इसीलिए हम उसे डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे।